हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एमसीएस क्लासेस में। जैसे कि आपको ज्ञात है, हमारी सोशलॉजी की आंसर राइटिंग सीरीज चल रही है। ठीक है, और आज का हमारा टॉपिक क्या है? वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। ठीक है, लेक्चर नंबर 31 है। सोशलॉजी समाजशास्त्र का क्या है टॉपिक? वैश्वीकरण की चुनौतियाँ। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग फिर से पुनः सिलेबस रीड करेंगे। क्यों? और मैं क्यों इसे रीड करवाता हूँ? क्योंकि हमें सिलेबस हमारे टिप पे याद होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार हमें सिलेबस याद होता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, उसी प्रकार हमें क्या याद होना चाहिए? सीक्वेंसली आपको सिलेबस याद होना चाहिए फ्लुएंट वे में। क्योंकि जब आप रिवाइज करते हैं चीज़ों को तो आपके पास सिलेबस नहीं होता है। मान लीजिए आप पास सिलेबस नहीं है, लेकिन आपको सिलेबस याद तो है ना कि हाँ, वैश्वीकरण के पश्चात समाजशास्त्र का भारतीकरण आता है, फिर शिक्षा का व्यवसायिक निजीकरण आता है। तो इस प्रकार आप अपनी तैयारी को सटीक तरीके से कर सकते हैं। कब? जब आपको सिलेबस पूर्णतः याद होगा। तो चलिए, इकाई यूनिट 4, इसका शीर्षक क्या है? औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, सामाजिक विकास मतलब सोशल डेवलपमेंट, सोसाइटी डेवलपमेंट बोल सकते हैं, और जनसंख्या पॉपुलेशन। ठीक है, इसका पहला चैप्टर क्या है हमारा कि भारत में औद्योगिकरण और सामाजिक परिवर्तन में परिवार शिक्षा स्तरीकरण का प्रभाव देखना है। औद्योगिक समाज में वर्ग और वर्ग संघर्ष की स्थिति देखना है। दूसरा चैप्टर क्या है? दूसरा चैप्टर है वैश्वीकरण की चुनौतियां, समाजशास्त्र का भारतीकरण और शिक्षा का निजीकरण। तीसरा तीसरा चैप्टर क्या है इसमें? सामाजिक संरचना और विकास। ठीक है, इसके पास सुविधा प्रदाता, अवरोधक, विकास और सामाजिक आर्थिक असमानता है। चौथा चैप्टर क्या है इसमें? संस्कृति और विकास में सहायक व बाधक के रूप में क्या संस्कृति पढ़ना है। ठीक है, और उत्तर आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण, वेस्टर्नाइजेशन जिसको बोलते हैं। फिर पांचवा चैप्टर क्या? भारत में जनसंख्या वृद्धि और वितरण, 1901 से वृद्धि, कारण और प्रभाव, कि किस प्रकार हमारे यहाँ की जनसंख्या बढ़ी है। ठीक है, किस गति से बढ़ी है, 10 की वृद्धि दर क्या है। ठीक है, और ऐसे कौन कौन से जनसंख्या के कारण पड़ने वाले प्रभाव हैं, उनके विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। फिर क्या है? कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट कौन कौन से आपको प्रजनन क्षमता पढ़नी है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट, मृत्यु दर। ठीक है, इसके पश्चात रुग्णता, प्रवास, आयु और लिंग संरचना। ये हमारा सिलेबस है यूनिट 4 समाजशास्त्र, पेपर 2 पार्ट बी। क्या पेपर 2 पार्ट बी पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, क्या है? सोशलॉजी। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हम लोग। पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं को समझाना है। ठीक है, सबसे पहले तो वैश्वीकरण की आपको क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? डेफिनेशन की। ठीक है, वैश्वीकरण होता क्या है? तो लोगों और देशों के बीच बढ़ती हुई परस्पर संबंधता और परस्पर निर्भरता को क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। ठीक है, या लिख लेंगे आप यहाँ पे, ऐसा हेडिंग डालेंगे, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण क्या है? लोग और देश मतलब देश और लोगों के बीच में बढ़ती हुई परस्पर संबद्धता यानी कि रिलेशनशिप और उन पे निर्भरता को ही क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण। जैसा कि हम बोले कि हाँ, जैसे हम हमारे यहाँ जैसे कच्चा माल कहाँ से आता है? जैसे कच्चा माल नहीं, सॉरी, जो सस्ता माल आता है चीन से आता है। तो हम अपने सस्ते सामान के लिए किसके ऊपर निर्भर है? चीन के ऊपर निर्भर है। या अन्य कंट्रीज जो होती है भारत के सामान के लिए भारत के ऊपर निर्भर है। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हस्तशिल्प उद्योग है उस वो बहुत ही समृद्ध है। तो हमारे यहाँ हमारे देश में कौन निर्भर है? अन्य विश्व के देश जो हमारे यहाँ की बनी हुई वस्तुओं के लिए क्या करते? संबंध स्थापित करते उनको क्रय करने के लिए। ठीक है, चलिए, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन आप लिखेंगे, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा दुनिया के समस्त देशों की संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक घटनाएं एक दूसरे पर क्या हो जाती है? निर्भर हो जाती है। ये अच्छी डेफिनेशन है। आप ये लिख सकते हैं कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से क्या है? जिसके माध्यम से विश्व के समस्त देश एक दूसरे के राजनीतिक, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्थाएं की घटनाएं एक दूसरे से निर्भर करती है। यानी कि विश्व के समस्त देशों की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक घटनाएं एक दूसरे के ऊपर क्या करती है? निर्भर करती है। जैसे कि आपको मालूम होगा, रूस और यूक्रेन का युद्ध युद्ध चल रहा है ना। ठीक है, उसका प्रभाव भी अपने को भारतीय अर्थव्यवस्था में देखने को मिला है। ठीक है, इसराइल हमास का युद्ध चल रहा है, फिलिस्तीन जिसको बोलते हैं, उसका भी प्रभाव देखने को मिला है। बांग्लादेश हिंसा का भी प्रभाव देखने को मिला हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो हमारे यहाँ निर्यात या आयात होने वाले सामान है उसके क्या है कि डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। क्योंकि हमारे यहाँ से वहां पे क्या जाता है? सामान जाता है जो व्यापार के थ्रू जाता है। तो उससे जो अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचता है उस पर कहीं ना कहीं
प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार क्या है ये वैश्वीकरण। अब वैश्वीकरण की विशेषता, ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा वैश्वीकरण की क्या विशेषता। बताइए वैश्वीकरण की विशेषताएं कौन कौन सी होंगी। तो सबसे पहले ये क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर की बात करता है ये, इससे क्षेत्रीयता से ऊपर उठकर की बात करता है। ठीक है, अब क्षेत्रीयता का अर्थ क्या होता है कि क्षेत्र, यदि हम भारत को एक क्षेत्र माने, ये केवल भारत की बात करेगा, लेकिन क्षेत्रीयता से परे है, यहाँ पे विश्व, ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट चलता है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। दूसरी विशेषता आप लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्रीयता से परे के पश्चात अंतर संबंध, कि एक दूसरे से हम लोग क्या है, बंधे हुए नहीं, यानी कि स्वतंत्र रहते हुए एक दूसरे पर निर्भर है। ठीक है, और अंतर संबंध होने का कारण क्या है, स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर जो भी लोग कार्य कर रहे हैं इस क्षेत्र के अंतर्गत, वो एक दूसरे से आपस में क्या है, निर्भर है। ठीक है, उनका संपर्क बढ़ा है। फिर क्या है, गति, यानी कि इसकी जो वैश्वीकरण है इसकी एक विशेषता है गति। लोग, सूचना, सामान, सेवाओं की तीव्रता से क्या हो रहा है, तीव्रता से व्यापार हो रहा है। ठीक है, और जिससे सामाजिक गतिविधियों में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्यों हुई है, देखिए, हम यदि विदेश की संस्कृतियों का अध्ययन करना तो हम आसानी से एक देश से दूसरे देश में क्या कर सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं। ठीक है, चौथी विशेषता लिख लीजिए इसकी, अंतर सांस्कृतिक विविधीकरण। ठीक है, अंतर सांस्कृतिक विविधीकरण इसकी प्रमुख विशेषता है, क्योंकि हम एक दूसरे की संस्कृति का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसके पश्चात क्या है, ठीक है, इसके पश्चात दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ये कौन सी दीर्घकालीन प्रक्रिया है। ठीक है, विशेषज्ञ मानते हैं कि वैश्वीकरण एक समकालिक घटना नहीं है, क्योंकि इसकी शुरुआत मानवता की शुरुआत से ही मौजूद है, और हालत में और वर्तमान में भी क्या है, यह प्रक्रिया क्या है, जारी, सतत रूप से जारी है। अभी देख लीजिए, हम इसका एग्जाम्पल है, उत्तर कोरिया का एग्जाम्पल है। ठीक है, वो अपने आप की अर्थव्यवस्था को बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, तो उस वहां तक के क्या ग्लोबलाइजेशन नहीं पहुंचा है, लेकिन जैसे ही वो अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था से जोड़ेगा तो वह भी वैश्वीकरण के दौर में आ जाएगा। फिर पांचवा लिख लीजिए इसकी विशेषता, बहुस्तरीय प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, बहुस्तरीय प्रक्रिया है। अब बहुस्तरीय प्रक्रिया कैसे होगी, देखिए यहाँ पे राजनीतिक, ठीक है, सांस्कृतिक और अर्थव्यवस्था और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र को क्या करता है, ये प्रभावित करता है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है, बहुस्तरीय बहुस्तरीय प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अब इसमें लिख लीजिए इसकी विशेषता क्या होती है, मुक्त व्यापार। मुक्त व्यापार होता है, जैसे कि आपको मैंने बताया क्षेत्रीयता से परे होती है चीजें। इसके पश्चात लिख लीजिए आप, देशों के बीच क्या बढ़ती, कनेक्टिविटी बढ़ती है। ठीक है, परस्पर निर्भरता, ये अन्य पॉइंट है, मैं आपको बताते जा रहा हूँ, यहाँ पे आप लिखते चलिए। जीवन स्तर का विकास की विशेषता है। ठीक है, उत्पादन लागत को न्यून करता है ये। ठीक है, आउटसोर्सिंग, और आउटसोर्सिंग को क्या करता है, ये बढ़ावा देता है। किसको, आउटसोर्सिंग को बढ़ावा देता है। इस प्रकार आपको वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन क्या लिखनी, विशेषताएं लिख ले, और बढ़िया सा कंक्लूजन लिखना है आपको। ठीक है, फिर चलिए, ये क्वेश्चन हुआ। इसके पश्चात आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन, सॉरी, वैश्वीकरण के प्रकारों को बताना है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन बताना पड़ेगा, और फ्लो चार्ट में तीन प्रकार आप बता सकते हैं। आप लिख लीजिए, सबसे पहला प्रभाव देखेंगे हम लोग, प्रकार देखेंगे वैश्वीकरण का प्रकार। एक होता है आर्थिक वैश्वीकरण। ठीक है, आर्थिक वैश्वीकरण यानी कि अर्थव्यवस्था का एक, यह ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक देश की अर्थव्यवस्था नहीं, इसमें समस्त देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, दुनिया भर की विभिन्न प्रकार की जो अर्थव्यवस्थाएं होती है, दुनिया भर की अर्थव्यवस्था आपस में एक दूसरे से क्या करती, अंतर संबंधित होती है, और एक दूसरे को क्या कर लेती है, समाहित कर लेती है। किसमें, आर्थिक वैश्वीकरण में। अब सांस्कृतिक वैश्वीकरण क्या है, ये दूसरा प्रकार है वैश्वीकरण का, सांस्कृतिक वैश्वीकरण। इसमें क्या होता है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा विश्व के प्रत्येक हिस्से की सूचना का वैश्विक रूप से क्या होता है, प्रवाह होता है। ठीक है, यहाँ पे निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की सांस्कृतिक विविधताएं अलग अलग होती, जब विविधताएं अलग अलग होंगी तो उनमें क्या होगा, वे सांस्कृतिक का आदान प्रदान होगा, तो संस्कृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। ठीक है, जिसके कारण स्थानीय संस्कृति से विश्व के अन्य लोग क्या होते हैं, उससे अवगत होते हैं, और यदि ये संस्कृति उन्हें अच्छी लगती तो उन संस्कृति को क्या करते हैं, अडॉप्ट करते हैं और उसका प्रसार करते हैं। क्लियर, ये हो गई क्या, वैश्विक सांस्कृतिक
वैश्वीकरण। इसके पश्चात क्या है, राजनीतिक वैश्वीकरण। राजनीतिक वैश्वीकरण ये तीसरा टाइप होता है। अब इसके अंतर्गत क्या है, जैसे संयुक्त राष्ट्र और जो यूरोपियन संघ है, किसके उदाहरण है ये, अंतरराष्ट्रीय राष्ट्र राजनीतिक वैश्वीकरण के उदाहरण कौन से, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपियन संघ। तो इसका अर्थ ये हुआ कि विश्व की एक अलग राजनीति चलती है और एक देश की अलग राजनीति चलती है। यदि हम विश्व की राजनीति की बात करें, ठीक है, तो इसमें समस्त देशों की अपनी अपनी राजनीतिक गतिविधियां होती है, उनको क्या होता है, समाहित कर लिया जाता है। उनकी प्रत्येक जो गतिविधियां होती है उनका एक ग्लोबल या वैश्विक रूप से उसका निर्धारण किया जाता है, जिसमें विभिन्न राष्ट्रों की राजनीतिक स्थिति को अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कि यदि हम बात करें, जैसे अभी बांग्लादेश में ही हिंसा हुई, तो वहां की राजनीति का प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ा ना, क्योंकि उनके जो कूटनीतिक संबंध होते हैं, जो विदेशी संबंध होते हैं, उस पर कहीं ना कहीं क्या बाधा उत्पन्न होती है, जिसको हम बोलते हैं जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, जियो पॉलिटिक्स। ठीक है, तो ये हो गए क्या, तीन प्रकार आपको बताना है वैश्वीकरण के, सिंपल सा है वैश्वीकरण की डेफिनेशन, फिर उसके तीन प्रकार है और तीन प्रकार को आपको एग्जाम्पल के रूप में बताना है। ठीक है, आप लिख सकते हैं सांस्कृतिक वैश्वीकरण में इसको यूनेस्को का उदाहरण लिख सकते हैं आप यहाँ पे, कि किस प्रकार यूनेस्को विभिन्न देशों की सांस्कृतिक, सामाजिक और प्राकृतिक जो चीजें होती हैं उनको संरक्षित करने का कार्य करता है। आर्थिक अर्थव्यवस्था, जैसे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक। ठीक है, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक यदि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था पिछड़ रही है या फिर उसमें मंदी की स्थिति उत्पन्न हो रही है, तो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्था है उसको ऋण प्रदान करके उसकी अर्थव्यवस्था को सुधारने का और पटरी पे लाने का कार्य करती है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल भी लिखना है ना। देखिए, मैं एग्जाम्पल इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपके अंदर खुद से डेवलप होना चाहिए। ठीक, जैसे राजनीतिक, तो राजनीतिक मैंने बताया किस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य कर रहा है। ठीक है, अफ्रीकन यूनियन हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया। अफ्रीकन यूनियन अभी हाल ही में चर्चे में था, इसे G20 में शामिल किया गया। ठीक है, और G20 की लेटेस्ट वाली जो बैठक हुई थी, कहाँ पे हुई थी, भारत में। तो नेक्स्ट वाली कहाँ पर होने वाली, ब्राजील में होने वाली। ठीक है, तो ऐसा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड आपको क्या करना है, अपने आंसर को परफेक्ट करना है। ठीक है, करंट अफेयर से रिलेट करते हुए एक आंसर को ऑथेंटिकेट करते हुए परफेक्ट बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। वैश्वीकरण का आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रभाव को बताना है। अब आपने तो बता दिए तीन प्रकार का वैश्वीकरण होता है, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। लेकिन किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में किस प्रकार प्रभाव डालता है वैश्वीकरण, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। तो आर्थिक प्रभाव। ठीक है, आर्थिक प्रभाव की हम बात करें, सबसे पहला प्रभाव क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, अर्थव्यवस्था में उदारीकरण। ठीक है, लिबराइजेशन जिसको बोलते हैं, उदारीकरण बढ़ता है। ठीक है, कि हम अपने कर, टैक्स इत्यादि चीजों में क्या करते हैं, छूट प्रदान करते हैं, निवेश में छूट होती है। ठीक है, व्यापार जो बाधाएं होती उनमें छूट होती है। ठीक है, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा प्रभाव लिख सकते हैं आर्थिक प्रभाव का, कि मुक्त व्यापार, स्वतंत्र श्रमिक और वस्तु तथा वित्तीय बाजारों में क्या होती है, वित्तीय बाजार क्या होता है, तो मुक्त हो जाता है इन सब चीजों से। ठीक है, जो हमारे यहाँ जो नियम कानून से जैसे लाइसेंसीकरण होता है उस पर क्या होती है, छूट मिलती है। ठीक, तीसरा लिख लीजिए सांस्कृतिक प्रभाव में, आईएमएफ एवं वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं क्या करती, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को विकसित अर्थव्यवस्था में तब्दील करने के लिए क्या करती है, सहायता प्रदान करती हैं। ठीक है, ये प्रभाव लिख सकते हैं। उत्पादन में वृद्धि हुई है। ठीक है, फिर लिख लीजिए व्यापार में वृद्धि। फिर लिख लीजिए यहाँ पे भुगतान संतुलन में सुधार। इसमें भुगतान संतुलन में सुधार। इस प्रकार आपको क्या लिखना है, आर्थिक प्रभाव लिखना है। दूसरा लिखेंगे हम लोग कौन सा, राजनीतिक प्रभाव। कौन सा, राजनीतिक प्रभाव। अब राजनीतिक प्रभाव में क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि राजनीतिक क्षेत्र पर जो एक जियो पॉलिटिक्स का कंसेप्ट डेवलप हुआ है। ठीक है, क्षेत्रीयता की जगह हम लोगों ने क्या, वैश्विक राजनीति को बढ़ावा दिए। ठीक है, वैश्विक संगठनों का निर्माण हुआ है, वैश्विक राजनीतिक संगठन जैसे G20, G7, यूएनओ, इस प्रकार के संगठन की भागीदारी बढ़ी है या उनका विकास हुआ है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थान का विकास हुआ है। ठीक, फिर क्या लिख सकते हैं, एनजीओ का विकास हुआ है जो सरकार के समानांतर अपने कार्यों को बढ़ावा देती है। ई पार्लियामेंट का विकास हुआ है, आपने सुना होगा ई पार्लियामेंट क्या होता है। ठीक है,
इसके पश्चात लिख लीजिए आप, इतने सारे क्या है राजनीतिक प्रभाव पड़े, राजनीतिक प्रभाव देखने को मिले, किसके कारण, वैश्वीकरण के कारण। ठीक है, अब देखेंगे सांस्कृतिक प्रभाव। ठीक है, सांस्कृतिक प्रभाव, सांस्कृतिक प्रभाव क्या पड़ा है कि सबसे पहले तो उपभोक्तावादी संस्कृति को बढ़ावा मिला है। ठीक है, दूसरा क्या है, संस्कृति का क्या हुआ, आदान प्रदान, जो कल्चरल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुए, मतलब उनमें बदलाव जो हुए हैं वो देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, जीवन शैली में बदलाव हुआ है। ठीक है, जीवन शैली यानी कि आपका जो लाइफ स्टाइल होता है उसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, और एक उपभोक्तावादी समाज का विकास हुआ है, उपभोक्तावादी सोसाइटी का विकास हुआ है। ठीक है, और जैसे संगीत में प्रभाव की, हमारे यहाँ क्या हो गया, जो पाश्चात्य और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संगीत है, उसका एकीकरण हुआ है और उससे एक फ्यूजन संगीत बना है। आपने सुना होगा टाइप, जब संगीत आप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको किस प्रकार उसमें चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो क्या इस प्रकार क्या है, संस्कृति में सकारात्मक प्रभाव लिखेंगे आप। ठीक है, सकारात्मक ही लिखना, नकारात्मक यदि पूछेगा तो नकारात्मक आपको फिर लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर, और बढ़िया से आपको क्या लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वैश्वीकरण के लाभ एवं चुनौतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। ठीक है, वैश्वीकरण है क्या, तो वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से विश्व के समस्त देशों में राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का एक दूसरे पर क्या होती है, निर्भरता होती है, उसे ही क्या कहा जाता है, वैश्वीकरण कहा जाता है, जो विश्व के समस्त देशों में परस्पर संबंधता और निर्भरता को प्रदर्शित करने का कार्य करती है। अब इसके लाभ क्या होंगे। ठीक है, तो लाभ आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले, अर्थव्यवस्था का विकास। ठीक है, अर्थव्यवस्था का विकास होता है इसके माध्यम से, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के माध्यम से। दूसरा लिख लीजिए आप, साझेदारी का विकास, साझेदारी का विकास, साझेदारी का विकास क्या होगा, इसमें क्या होगा, विभिन्न देशों के बीच साझेदारी तथा संयुक्त उत्पादन के माध्यम से नए नए अवसरों का क्या होता है, विकास होता है। ठीक, इसके पश्चात तीसरा पॉइंट लिख लीजिए आप, अधिक विकल्पों की उपलब्धता, अधिक विकल्पों की उपलब्धता, यदि आपको पिज्जा पसंद नहीं आया तो आप बर्गर खा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार क्या हो रहा है, विकल्पों की क्या है आपके पास, उपलब्धता है। चौथा लाभ लिख लीजिए आप इसमें, तकनीकी उन्नति, क्या है? तकनीकी उन्नति, तकनीकी का लगातार विकास होते जा रहा है। ठीक है, वैश्वीकरण के कारण। पांचवा लिख लीजिए, सामाजिक और सांस्कृतिक विनिमय। ठीक है, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विनिमय हुआ है। ठीक है, इसके पश्चात छठवां पॉइंट लिख लीजिए आप, संगठनों में गुणवत्ता आई है, जो विभिन्न प्रकार के संगठन बने हैं उनमें सुधार हुआ है। ठीक, सातवां लिख लीजिए यहाँ पे, रोजगार सृजन हुआ है, क्या हुआ है, रोजगार सृजन हुआ है। और विरासत स्थलों का क्या हुआ, संरक्षण हुआ है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाओं पर लगातार बैठकें हो रही है। ठीक है, इसका लाभ ही है पर्यावरण संरक्षण की दिशा में। ठीक, ये आप इतने लाभ लिखेंगे। अब लेकिन वैश्वीकरण की कुछ चुनौतियां भी है, जो हमारे टॉपिक का मुख्य हिस्सा है, वही सिलेबस में लिखा हुआ है। वैश्वीकरण की चुनौतियां कौन कौन सी है, सबसे पहले तो रोजगार की कमी, प्रतिभा का पलायन होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जाकर प्रतिभावान व्यक्ति बढ़ेंगे वहां पे रोजगार की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, क्योंकि वो लोग उनका रोजगार छीन लेंगे। सामाजिक संतोष, शरणार्थी के कारण सामाजिक असंतोष उत्पन्न होता है। रोहिंग्या शरणार्थी, चटगांव शरणार्थी आपके एग्जाम्पल है। ठीक है, लिखते चलना, आपको एग्जाम्पल है ना, बिना एग्जाम्पल के समाजशास्त्र अधूरा है, तो आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाना पड़ेगा कि किस प्रकार रोजगार की कमी होगी, किस प्रकार सामाजिक असंतोष बढ़ेगा। पर्यावरणीय प्रभाव, आपने देखा होगा अधिक उत्पादन करने के लिए लोग जंगल काटते हैं। ठीक है, तो पर्यावरणीय क्या होता है, पर्यावरण पर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है, जिससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण और अम्लीय वर्षा जैसे प्रभाव देखने को मिलेंगे आपको। ठीक, चौथा पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, सांस्कृतिक समृद्धि की हानि, संस्कृति का आदान प्रदान तो होता है, लेकिन संस्कृति का क्या होता है, उसको लोग अपने हिसाब से क्या करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं, फिर अडॉप्ट करते हैं, और उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं, और फिर उसकी मूल जो संस्कृति होती है उसमें प्रभाव देखने को मिलता है। संसाधनों की अधिक खपत होती है, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, क्योंकि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था से जब जुड़ते हैं तो अधिक उत्पादन पर जोर देते हैं, जिसके कारण संसाधनों के अति दोहन की स्थिति बनती है। इसके पश्चात क्या, सामाजिक असमानता, चौथा पॉइंट लिख लीजिए, सामाजिक असमानता। इसकी क्या होता है कि
संपत्ति और संसाधनों के अवितरण के कारण या असमान वितरण के कारण सामाजिक असमानता में वृद्धि होती है। ठीक है, सातवां पॉइंट लिख लीजिए, सांस्कृतिक संघर्ष। सांस्कृतिक संघर्ष देखने को मिलता है। आठवां पॉइंट लिख लीजिए यहाँ पे, नैतिकता को चुनौती। जब जियो पॉलिटिक्स चलती है तो यहाँ पे नैतिकता और व्यक्तिगत विचार काम नहीं करते, हमको वैश्विक परिदृश्य से फिर सोचना पड़ता है। फिर क्या, संगठनात्मक बाधा है कि प्रत्येक संगठन की कुछ सीमाएं होती हैं, और जब किसी आप एक संगठन के सदस्य बनते हैं तो आप दूसरे संगठन की सदस्यता नहीं ग्रहण कर सकते, क्योंकि उनके कोड ऑफ कंडक्ट उस प्रकार बनाए जाते हैं। ठीक है, फिर क्या है, 10वां पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, साइबर सुरक्षा की समी चुनौतियां। वर्तमान में क्या है, सूचना संचार प्रौद्योगिकी का दौर चल रहा है तो साइबर चुनौतियां भी मिल रही हैं। 11वां पॉइंट लिख लीजिए आप इसमें, व्यक्तिगत निजी जीवन की गोपनीयता का ह्रास हो रहा, मतलब कि व्यक्तिगत प्राइवेसी, या फिर बोल सकते हैं पर्सनल प्राइवेसी का ना हो पाना। इस प्रकार क्या है, इसकी चुनौतियां, किसकी, वैश्वीकरण की। ठीक है, तो ये हो गई क्या प्रमुख चुनौतियां, और इनको कंक्लूड करना है कि हाँ, चुनौतियों के पश्चात भी वैश्वीकरण आज वैश्विक विश्व मतलब या फिर ये बोल सकते हैं विश्व के विकास के लिए सकारात्मक रूप से कार्य करे, जिस कारण भारत का जो कंसेप्ट है वसुधैव कुटुंबकम, उसकी अवधारणा को पूर्ण करने में वैश्वीकरण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्लियर? तो ये हो गया क्या आपके आज के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है। अब देखेंगे कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है वैश्वीकरण का। ठीक है, या फिर भारतीय समाज के सामने वैश्वीकरण की क्या चुनौतियां हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है ना आपके लिए। तो सबसे पहली चुनौती क्या होगी, तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से जो भारतीय कंपनी या फिर स्वदेशी कंपनी है, उनके उत्पादन पर क्या पड़ेगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेकिन विपरीत प्रभाव तो ये तो नकारात्मक प्रभाव हो गया, लेकिन सकारात्मक क्या प्रभाव पड़ेगा, प्रतिस्पर्धा के कारण स्वदेशी वस्तुओं की गुणवत्ता में क्या होगा, सुधार होगा। ठीक है, आपको सकारात्मक और नकारात्मक पॉइंट दोनों बता रहा हूं मैं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या है, पारस्परिक या पारंपरिक, ठीक है, पारंपरिक उद्योगों का ह्रास होगा, पारंपरिक उद्योगों का ह्रास होगा, क्योंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया के माध्यम से मशीनों का स्थान बढ़ गया है और मानव का स्थान क्या हो गया, घट गया है। ठीक है, फिर क्या, असमानता में वृद्धि, वैश्वीकरण के कारण असमानता वृद्धि, भारतीयता और जो वैश्वीकरण के जो लोग हैं उनमें क्या एक स्पष्ट विभाजन की रेखा देखने को मिलेगी। ठीक है, उपभोक्तावादी और भौतिकतावादी संस्कृति का प्रभाव, या उपभोक्तावादी या अम, उपभोक्तावादी संस्कृति का बढ़ना। ठीक है, इसके पश्चात क्या, शिक्षा क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो शिक्षा क्षेत्र में क्या है, सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। हम वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने शिक्षण संस्थानों में पाठ्य सामग्री को क्या करेंगे, विकसित करेंगे, और उसी के मतलब कि वैश्विक मानकों के अनुरूप अपने मैन पावर को यानी कि मानव संसाधन को बढ़ाने का कार्य होगा। कृषि क्षेत्र में, कृषि निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है हमारे, आपने सुना होगा अभी 50 अरब, हाँ 50 बिलियन डॉलर का निर्यात हो रहा है। ठीक है, कृषि क्षेत्र से। ठीक, इसके पश्चात क्या, सांस्कृतिक क्षेत्र में क्या है कि समाज जो मानते हैं कि इसमें क्या संस्कृति का ह्रास होता है, किस कारण, वैश्वीकरण कारण, क्योंकि अन्य संस्कृति यहाँ पे क्या होती आती है और जो स्वदेशी संस्कृति होती है उसको क्या करती है, ओवरलैप कर लेती है। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है कि भारतीय समाज में वैश्वीकरण का एक सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण नए नए नई नई अवधारणाओं का विकास हो रहा है। ठीक है, ये हो गई कि आज की हमारी आंसर राइटिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग एमसीएस क्लासेस स्टूडेंट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।